प्रिय छात्रों, हम आपका अपने ऑनलाइन चैनल AM मिश्रा ऑनलाइन क्लासेज पर स्वागत करते हैं। हम लोग अब जो भारत में कृषि आंदोलन या कृषक सत्याग्रह इत्यादि चले, उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं भारत में मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन में भी किस तरह से सत्याग्रह हुए, संगठन बने, क्या क्या परिस्थितियां बनी, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। भारत में मजदूर आंदोलनों या मजदूर संघों की जो शुरुआत होती है वह आधुनिक तरह के कारखानों की स्थापना के बाद से होती है। उसमें रेलवे कारखाने की स्थापना या रेलों की स्थापना पहला प्रयास था। इसी प्रकार जब आंदोलन होते थे तो वे अक्सर कम वेतन यानी कम मजदूरी, काम के घंटे, रहने, दवाएं, भोजन की असुविधा को लेकर होते थे और इसी कारण से कुछ संगठन बनते चले गए, कुछ चीज़ें स्थापित होती चली गई। जैसे भारत में मजदूर आंदोलन हम लोग पहले जो स्थापित किया गया वो 1870 में शशिपद बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया था। 1877 में स्वराज जी सपूर जी बंगाली, इनको आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये पारसी थे। हम दादा भाई नेहरू जी के साथ पारसी धर्म सुधार में इनको बताए हैं। ये स्वराज जी सपूर जी बंगाली ने मजदूरों के काम के घंटे को लेकर के पहला विधेयक बम्बई विधानसभा में पेश करना चाहा। हालांकि ये उसमें असफल रहे, लेकिन काम के घंटे को लेकर बम्बई विधानसभा में इन्होंने एक वो स्थापित करना चाहा था, एक विधेयक लेना चाहा था उसमें। एम्प्रेस मिल मजदूर, ये नागपुर में थी एम्प्रेस मिल, नागपुर महाराष्ट्र। एम्प्रेस मिल मजदूरों द्वारा भारत में पहली बार मजदूर हड़ताल 1877 में नागपुर में हुई थी। ध्यान दीजिएगा इसमें, पहला मजदूर हड़ताल नागपुर के एम्प्रेस मिल में 1877 में हुई थी, लेकिन प्रथम संगठित हड़ताल 1899 में ब्रिटिश स्वामित्व वाले रेल कारखानों में, जिसका नाम था ग्रेट इंडिया पेनिनसुलार, उसमें हुई थी। इसे भारत का पहला संगठित हड़ताल कहा जाता है, जो 1899 में ग्रेट इंडिया पेनिनसुलार में हुआ। इसके पहले जो मजदूर हड़ताल एम्प्रेस मिल में हुई थी वो उतनी संगठित नहीं थी, ध्यान रहे। आंशिक रूप से भारत का पहला मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन था। इसकी स्थापना 1890 में NM लोखंडे, नारायण मल्हारराव लोखंडे ने किया था। लेकिन प्रथम वास्तविक मजदूर संघ मद्रास मजदूर संघ था। इसे 1918 में BP बाडिया ने स्थापित किया था, ध्यान दीजिएगा इसको। आंशिक रूप से भारत का पहला मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन, जो 1890 में NM लोखंडे द्वारा स्थापित किया गया। लेकिन प्रथम वास्तविक मजदूर संघ मद्रास मजदूर संघ था, जिसे 1918 में BP बाडिया ने स्थापित किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई। ये अखिल भारतीय स्तर का मजदूर संघ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना 1920 में बंबई में हुई। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, जबकि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना स्वयं गांधी जी ने किया था। देखिए यहाँ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन फेडरेशन नारायण मल्हारराव जोशी और लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस देश पांडे ने स्थापित किया था। इसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना स्वयं वल्लभ भाई पटेल ने स्थापित किया था और हिंद मजदूर संघ कांग्रेस का एक समाजवादी गुट स्थापित किया था। ये प्रारंभ के जो है मजदूर संघ हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा और इनके बारे में हल्का सा पढ़ लेंगे, मजदूर संघ समाप्त हो जाएंगे। आंदोलनों के साथ साथ अब भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। मजदूर आंदोलन के बारे में आपने देखा कि किस तरह से एम्प्रेस मिल के मजदूरों ने पहली बार भारत में एक तरह से हड़ताल किया था। लेकिन संगठित रूप से पहली हड़ताल अगर देखी जाए तो भारतवर्ष में ब्रिटिश स्वामित्व वाली ट्रेनों में हुआ था, रेल कारखानों में हुआ था, जिसका नाम होता था ग्रेट इंडिया पेनिनसुलार रेलवे कारखाना। इस दौरान अभी पिछले क्लास में हमने बताया भी कि तमाम मजदूर संगठनों के स्थापना का भी प्रयास हुआ और अंततः BP बाडिया द्वारा स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का पहला मजदूर संघ बना। ऐसे ही क्रम में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की भी बात आती है। अब जबकि मजदूरों का आंदोलन आगे बढ़ा तो मार्क्स से प्रभावित होकर के आखिरकार भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना हुई, क्योंकि मार्क्स और एंजल्स ये दोनों लोग संपूर्ण संसार में मजदूरों के मसीहा बन गए थे। मार्क्स ने कहा ही था कि विश्व वास्तव में केवल दो भागों में बटा हुआ है, मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग, यानी बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा माने मजदूर, बुर्जुआ वर्ग माने पूंजीपति वर्ग या धनिक वर्ग या राजा, ऐसा उनका कहना था।
वो कहते थे कि पूंजीपति वर्ग केवल शोषक होता है मजदूरों का, और अंत में उन्होंने यत्नाथ भी कह दिया, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए हाथ की हथकड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन पाने के लिए विश्व का साम्राज्य पड़ा है। यहाँ से विश्व में कम्युनिज्म, साम्यवाद की स्थापना होती है, साम्यवाद की घोष होती है। उससे विश्व अछूता नहीं रहा। जब 1917 में रूसी क्रांति में अंततः बोल्शेविक दल ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, तो इससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ, क्योंकि रूस उस समय तक विश्व का शक्तिशाली देश बन चुका था। रूस से प्रभावित होकर ही, क्योंकि भारत में भी मजदूरों के आंदोलन चल रहे थे, किसानों के आंदोलन चल रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना हो चुकी थी, उनमें आई अव्यवस्था यानी काम के घंटे, भोजन, टिफिन, अवकाश, बीमारी, इन सबसे असंतुष्ट मजदूरों ने बार बार आंदोलन किया, और आखिरकार इसी को एक संगठित रूप देने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने प्रयास किया तो वे थे मानवेंद्र नाथ राय, जिनका मूल नाम होता था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। बंगाल से थे। अक्सर भारत में बंगाल से बड़ी अधिक गतिविधि, चाहे कम्युनिज्म चाहे स्वतंत्रता संग्राम, किसी में भी बहुत अधिक गतिविधियाँ बंगाल से होती रही हैं। इसलिए जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो मजदूरों और किसानों को लेकर के आगे बढ़ी थी, उस स्थापना में हम देखते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक होते थे एम.एन. राय या मानवेंद्र नाथ राय। कब इसकी स्थापना इन्होंने किया था? 1920 में। कहाँ किया था? स्थान ताशकंद, सोवियत संघ यानी वर्तमान का रूस, वहीं पर ये स्थापित हुई थी। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारत में नहीं हुई थी, बल्कि ताशकंद में हुई थी, और 1920 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संपर्क 1921 में हुआ, 1921 में। और मार्क्सवादी विचारधारा की पत्रिकाएं उस दौरान, जबकि एम.एन. राय वहाँ पार्टी की स्थापना कर रहे थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, उस समय उस विचारधारा की पत्रिकाओं का प्रचार प्रसार भारत में चल रहा था। और मार्क्सवादी विचारधारा की पत्रिकाएं उस समय निकलती थी। नवयुग मुजफ्फर अहमद बंगाल से निकालते थे, बंगाल काजी नजरुल इस्लाम ये भी बंगाल से निकलती थी, बंगाल ये पत्रिका ही थी। इनकलाब मिर्जा गुलाम हुसैन इसको निकालते थे पंजाब से। दी सोशलिस्ट श्रीपाद अमृत डांगे इसको निकालते थे महाराष्ट्र से। इस तरह से ये पत्रिकाएं जिस समय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना रूस में हो चुकी थी, और वे रूस से भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए जब पदार्पण किए, ये पत्रिकाएं उस समय भारत में निकल रही थी, यानी उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा था, ध्यान रहे। लेकिन जब वे भारत आए तो भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना में प्रयासरत नेताओं को सरकार ने 1924 में गिरफ्तार कर लिया। कहाँ गिरफ्तार किया? कानपुर में। और उन पर कानपुर षड्यंत्र केस के तहत 1924 में मुकदमा चलाया गया, यानी ये सारे लोग पकड़ लिए गए। भारत में साम्यवादी दल की अंतिम रूप से स्थापना अंततः होके रही, और वो हुई 1 दिसंबर 1925 में। भारत में साम्यवादी दल की स्थापना अंतिम रूप से 1 अगस्त 1925 में भारत के कानपुर में हुई। किंतु भारत में अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 27 दिसंबर 1925 में कानपुर में सत्य भक्त के द्वारा की गई। ये भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास की शुरुआत होती है। फिर लेबर किसान पार्टी नामक एक पहली किसान मजदूर पार्टी बनी बंगाल में, यानी मजदूर और किसान को मिलाकर एक पार्टी बंगाल में बनाई गई, जिसको लेबर मजदूर किसान पार्टी कहा गया। लेबर किसान पार्टी बंगाल में ये स्थापित हुई थी। इसके बाद 1927 में पहली बार 1 मई को मईक दिवस या श्रम दिवस मनाया गया, जो आज तक भी मनाया जाता है। 1 मई को श्रम दिवस, तो ये 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। ये भारत में मजदूरों के, किसानों के जागरूकता को दर्शाता है कि भारत में मजदूर किसान अब आंदोलन के प्रति कितने गंभीर हो चुके थे, कितने जागरूक हो चुके थे। ये मई दिवस भारत में ऐसा ही दर्शाता है। ये श्रम दिवस 1 मई को मनाया गया। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कुछ और भी प्रयास हुए इस क्षेत्र में कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के द्वारा, वो क्या होता है, और फिर भारत में और कितने कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। फिर कारखानों के प्रति सरकार की गतिविधियां क्या रही, उनको देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा मजदूरों किसानों पर साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकार ने 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल पारित करवाया। हम जब आपको स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाएंगे, उसमें क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि यही पब्लिक सेफ्टी बिल पास करते समय उस समय की संसद पर दिल्ली में
भगत सिंह ने बम मारा था, ये नारा भी दिया था इनकलाब जिंदाबाद, और ये भी पर्चा फेंका था, बहरे कानूनों को सुनाने के लिए बम की जरूरत होती है। जब ये हम पढ़ाएंगे आपको क्रांतिकारी आंदोलन, तो उसमें ये आएगा। ये वही पब्लिक सेफ्टी बिल है। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाई ही इसलिए जा रही थी ताकि मजदूरों और किसानों पर साम्यवादी या कम्युनिस्ट प्रभाव रोका जा सके। इसको पारित करवाने के बाद 1929 में सरकार ने 31 कम्युनिस्ट नेताओं को मेरठ में गिरफ्तार किया और उन पर मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। ध्यान रहे, उस समय कम्युनिस्ट प्रभाव विश्व पर इस कदर बढ़ चुका था कि इंग्लैंड भी कम्युनिस्ट प्रभाव से अछूता नहीं था, और उसमें 3 ब्रिटिश नागरिक भारत में, बेन ब्रेडले, फिलिप स्प्रेट और लिस्टर हचिनसन, ये भी गिरफ्तार हुए थे मेरठ षड्यंत्र केस में। यानी मेरठ षड्यंत्र केस में 3 ब्रिटिश नागरिक भी गिरफ्तार होते और वो कम्युनिस्ट हो चुके थे। ये स्थिति थी उस समय कम्युनिस्ट लोकप्रियता की। कांग्रेस साम्यवादी दल की स्थापना, ध्यान रहे, उस समय पूरी तरह से कम्युनिस्ट तो नहीं, लेकिन एक समाजवादी प्रभाव, समाजवादी सोच के लोग कांग्रेस में भी थे। और अंततः 1934 में कांग्रेस के भीतर ही एक दल की स्थापना का स्वीकृति दे दिया, और कांग्रेस साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में हुई, जो कांग्रेस के भीतर ही एक संगठन था। इसके प्रमुख नेता होते थे जयप्रकाश नारायण, बिहार, जेपी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अंबेडकर नगर आजकल का यानी अकबरपुर, आचार्य नरेंद्र देव, फैजाबाद, अच्युत पटवर्धन, उड़ीसा, मीनू मसानी, बम्बई, अशोक मेहता, गुजरात, ऐसे बड़े बड़े लीडर इसके सदस्य होते थे कांग्रेस साम्यवादी दल के। 1934 में स्थापित हुए। ध्यान रहे, कुछ पत्र पत्रिकाएं भी इसमें इन साम्यवादी नेताओं द्वारा निकाले गए। जैसे जयप्रकाश नारायण एक पुस्तक लिखते थे, उसका नाम होता था साम्यवाद ही क्यों, व्हाई सोशलिज्म, ये इस पुस्तक का नाम होता था। इंग्लिश में व्हाई सोशलिज्म करके आता है और हिंदी में समाजवाद ही क्यों। आचार्य नरेंद्र देव ये लिखते थे समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन, फैजाबाद से थे। लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन एम एन राय यानी मानवेंद्र नाथ राय, जिन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत की थी भारत में या ताशकंद में, उन्होंने एक किताब लिखी थी लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन। और क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किया था सोमेंद्र नाथ टैगोर, बंगाल से थे। टैगोर, मुखर्जी, बनर्जी इत्यादि हैं तो बंगाल से हैं, लगभग क्लियर है। सरकार द्वारा लाए गए जो कारखाना अधिनियम, यानी कारखानों में सुधार के लिए मजदूरों और किसानों के हित में कुछ कार्य करने के लिए अंततः ब्रिटिश सरकार भी बाध्य हो गई, और उसने जो क्रमशः कारखाने अधिनियम समय समय पर बनाए वो निम्नलिखित है। इसमें से लॉर्ड रिपन, जिन्हें सज्जन रिपन, वेरी जेंटल पर्सनालिटी भारत में थे, और 1881 में इन्होंने पहला कारखाना अधिनियम कारखानों के लिए लाए थे। लॉर्ड रिपन, महीने में 4 दिन अवकाश की व्यवस्था इसी के तहत हुई थी, रविवार करके 4 दिन अवकाश की व्यवस्था लॉर्ड रिपन ने ऐसा किया था। 1891 का अधिनियम लैंसडाउन लाए थे। लैंसडाउन उस समय गवर्नर जनरल थे। कार्यावधि 11 घंटे, उन्होंने कहा था कि 11 घंटे मजदूर कार्य कर सकते हैं। 1911 का जो अधिनियम लॉर्ड हार्डिंग लाए थे, और इसमें पुरुष कार्यावधि 12 घंटे, उन्होंने कहा महिलाएं तो नहीं लेकिन पुरुष 12 घंटे कार्य अगर चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह 1922 का कारखाना अधिनियम जो आया, उसमें गवर्नर जनरल होते थे लॉर्ड रेडिंग, और उन्होंने बच्चों की कार्यवधि 7 घंटे तय किया था। ध्यान रहे, 1934 में लॉर्ड वेलिंगटन गवर्नर जनरल होते थे, और उन्होंने श्रमिकों की चिकित्सा की व्यवस्था किया था। उस समय श्रमिक चिकित्सा की व्यवस्था करने वाले लॉर्ड वेलिंगटन 1934 के कारखाना अधिनियम में ये व्यवस्था उन्होंने किया था। और अंग्रेजों ने जो हमारे देश में कारखाना अधिनियम अंतिम रूप में पारित किया था वो था 1944 में, क्योंकि इसके बाद तो हमारा देश आज़ाद हो गया। 1944 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेवेल ले आए थे, और लॉर्ड वेवेल ने कारखानों में कैंटीन की व्यवस्था किया था, मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था भी कारखाने में की गई थी, इसे लॉर्ड वेवेल लाए थे। और कार्यावधि के घंटे भी तय किए गए। कार्यावधि का घंटा जो है 9 घंटे कार्यावधि किया जा सकता है। ये आप इसको रिले हारी वीवे करके कर सकते हैं, एक इसका वो बना सकते हैं, रिले हारी वी वे, वेलिंगटन वेवेल। तो इस तरह से ये कारखाना अधिनियम आया, और इसके बाद अब हम शुरू करेंगे भारत में कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता संघर्ष। लेकिन हाँ, उसमें ये भी जानना होगा कि कांग्रेस से पहले ही कुछ न कुछ संगठन या संस्थाएं भारत में कार्य करती थी। तो कांग्रेस से पहले क्या क्या संगठन थे हम लोग उसको देखेंगे, और फिर कांग्रेस की स्थापना किन स्थितियों में भारत में होती है, और फिर उसकी कार्यप्रणाली क्या होती है आगे, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और इसमें
आप लोग जो भी त्रुटियां होंगी, यद्यपि मैं बड़े ही कम संसाधन में और एकदम से प्रकृति के बीच यहाँ पढ़ा रहा हूँ, फिर भी जो त्रुटियां समझ में आएंगी वे सुझाव आप हमें अपने कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू क्लास।